बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 अप्रैल 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि सुबह अचानक उनका शुगर लेवल कम हो गया। डेली रूटीन चेकअप में शुगर लेवल की जानकारी मिली। लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होने की सूचना के बाद राबड़ी आवास में हलचल देखी जा रही है। सूत्रों के माने तो इलाज के लिए लालू प्रसाद यादव को दिल्ली ले जाने की व्यवस्था हुई है। राबड़ी आवास के सूत्रों का कहना है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बीते 2 दिनों से बिगड़ी हुई है, जब पिछले 2 दिनों पहले उनका ब्लड शुगर बढ़ गया। ऐसा बताया जा रहा है कि शुगर बढ़ने के चलते एक पुराने जख्म से लालू की तकलीफ बढ़ गई है। आज शुगर लेवल में उतार चढ़ाव देखने के बाद मामला गंभीर हो गया। दोस्तों वक्फ संशोधन विधेयक यानी कि वक्फ बिल 2025 लोकसभा से पास हो गया है। आपको बता दूं कि लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पास कर दिया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस विधेयक को सदन में पेश किया। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये विधेयक केवल वक्फ संपत्तियों से संबंधित है और धार्मिक स्थलों या फिर गतिविधियों में किसी भी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और अधिक समय की मांग की। सरकार ने इस विधेयक को पारदर्शिता और फिर संपत्ति विवादों के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। वहीं पर सरकार ने साफ कर दिया है कि इस विधेयक में किसी भी मस्जिदों पर कोई भी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। ये विधेयक केवल वक्फ संपत्तियों से संबंधित है और फिर धार्मिक संस्थानों से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। धार्मिक स्थलों और व्यवस्थाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि किसी भी धार्मिक स्थल या मस्जिद की कोई व्यवस्था में कोई भी बदलाव या फिर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। वहीं पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस विधेयक में किसी भी धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप का कोई भी प्रावधान नहीं है। मस्जिदों या फिर अन्य धार्मिक स्थलों के संचालन में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। वहीं पर अब विवादित वक्फ संपत्तियों के मामले को कलेक्ट्रेट या फिर उससे ऊपर के अधिकारी ही देखेंगे। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्र में वक्फ संपत्तियां बनाने पर सख्त नियम लागू किए जाएंगे ताकि किसी भी समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन न हो। वहीं पर सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वक्फ परिषद में कुल 22 सदस्यों में से 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। साथ ही साथ इसमें पूर्व अधिकारियों और फिर संसद के 3 सदस्य भी शामिल किया जाएगा जो किसी भी धर्म से हो सकते हैं। दोस्तों बिहार में अब अपराधियों को गिरफ्तार करके सजा दिलाने के साथ ही उनकी अवैध तरीके से कमाई गई संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। जहां आपराधिक गतिविधियों की बदौलत जमा की गई अकुत संपत्ति की पहचान करके उन्हें जब्त किया जाएगा। जहां ये अपराधियों के लिए बहुत बड़ी खबर है, उनके लिए बुरी खबर है। जैसे भी जिलों को ऐसे अपराधियों की पहचान करके सूची लेने की लिस्ट भेजने के लिए कहा गया है। ये जानकारी एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS में पेशेवर अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। ऐसे में अपराधियों की संपत्ति पुलिस के रडार पर है, जहां इन पर जल्द कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि कुख्यात अपराधियों का जिलावार डोजियर तैयार हो रहा है। STF ने अब तक 3000 नक्सली या फिर नक्सली गतिविधियों में शामिल लोगों के अलावा सभी जिलों के 4000 अपराधियों का डेटाबेस तैयार किया गया है। इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि पुराने कानून में सुधार की जरूरत थी। आपको बता दें कि जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का वक्फ संशोधन बिल पर बड़ा बयान सामने आया है। मौलाना महमूद मदनी ने वक्फ संशोधन विधेयक को अलोकतांत्रिक एवं असंवैधानिक करार दिया है। जब लोकसभा में वक्फ बिल पेश होने के बाद जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि संसद में पेश किया गया वक्फ से संबंधित ये बिल असंवैधानिक है और मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। सरकार अपने संख्यात्मक बहुमत के बल पर इसे पारित करने की कोशिश कर रही है। वहीं पर मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि ये रवैया बहुसंख्यावादी मानसिकता पर आधारित है और फिर लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इस बिल को जबरन संसद में लाया गया है जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनना है, जो किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये बिल तैयार किया गया है और फिर जिस मंशा और फिर रवैये के साथ इसे पेश किया जा रहा है वह मुसलमानों के खिलाफ
एक नकारात्मक रुख को दर्शाता है। हम इस बिल को पूरी तरीके से खारिज करते हैं। वहीं पर जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि हम पहले ही कह चुके हैं कि पुराने कानून में सुधार की जरूरत थी, लेकिन इसके बजाय सरकार ने ऐसे संशोधन पेश किए जो कि समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें और जटिल बना रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के रूप में मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा कि ये बिल पूरी तरीके से अस्वीकार्य है और फिर हम इसे पूरी तरीके से खारिज करते हैं। मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम हर संवैधानिक और फिर शांतिपूर्ण तरीके से इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पदयात्रा दोबारा शुरू हो गई है। जब कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होने बुधवार को किशनगंज पहुंचे। 2 दिन पहले वे यात्रा को बीच में ही छोड़ करके अररिया से दिल्ली चले गए थे। जब अररिया में रविवार को यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई थी। जब पत्रकारों से बातचीत में कन्हैया कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और फिर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से जुड़े हुए सवालों का भी जवाब दिया। जब कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बुधवार को अपनी यात्रा से जुड़ने के लिए बुधवार को किशनगंज पहुंचे। सर्किट हाउस में से उन्होंने 4:30 बजे यात्रा शुरू की। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होकर कन्हैया कुमार ने अपने समर्थकों के साथ रामपुर चावल मंडी के पास NH-27 पर पहुंचे। यहां वे लोगों से मिले। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से इस यात्रा का कोई भी लेना देना नहीं है। हमारे देश की संस्कृति में यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण है। यात्रा का इतिहास बहुत प्राचीन है। वहीं पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कांग्रेस में है या नहीं, इस सवाल पर कन्हैया कुमार ने कहा है कि वे कांग्रेस के लिए काम करते हैं, कई जगह पार्टी के लिए प्रचार किया है। जहां वहीं पर कन्हैया कुमार के एक्टिव होने पर लालू परिवार के नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने या फिर उनके नेतृत्व चुनाव लड़ने पर कन्हैया कुमार ने कहा कि चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। दोस्तों, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ बिल को लेकर के बहुत बड़ी बात कह दी है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वक्फ की 90% से अधिक संपत्ति विवादित है और मामले अदालत में लंबित है। यहां पर पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ये बातें कही है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि कॉलेज, विश्वविद्यालय या फिर अनाथालय चलाने जैसे धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही वक्फ संपत्ति ढूंढना मुश्किल है और इससे केवल अमीर वर्ग के उद्देश्य की पूर्ति की जा रही है। दोस्तों, भारत में स्कूलों में अप्रैल 2025 में कई छुट्टियां होंगी क्योंकि महत्वपूर्ण धार्मिक और फिर सांस्कृतिक त्यौहार होते हैं। जो हिंदू और फिर जैन त्योहारों से लेकर के ईसाई धर्म के अनुष्ठानों तक इस महीने में रामनवमी, महावीर जयंती और गुड फ्राइडे जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार शामिल है। इसके अलावा अप्रैल में ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है और इस दिन भी छुट्टी रहता है। इसलिए आपको बिहार के स्कूलों में अप्रैल 2025 में होने वाली छुट्टियों की लिस्ट आपको चेक कर लेनी चाहिए। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सुपर 50 के तहत, सुपर 50 के तहत नीट और JEE मेन के लिए फ्री कोचिंग प्रोग्राम में प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्रों को इस साल के प्रवेश परीक्षा के लिए अपनी एडमिट कार्ड coaching.biharboardonline.com पर जाकर के डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। जहाँ प्रवेश परीक्षा 8 अप्रैल 2025 को आयोजित की जाएगी। वहीं पर BSEB अध्यक्ष JEE मेन 2025 में BSEB सुपर 50 के छात्रों के परिणामों की घोषणा की और बताया है कि 2025 से 27 बैच के लिए फ्री कोचिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस कोचिंग में भारत के प्रमुख कोचिंग संस्थानों के शिक्षक छात्रों को JEE और नीट की परीक्षा की तैयारी में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। दोस्तों, बिहार में 4000 टॉप क्रिमिनल्स और 3000 नक्सली की लिस्ट तैयार की गई है। बिहार पुलिस बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। जी, आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराध और संगठित गिरोह की कमर तोड़ने के लिए बिहार पुलिस और STF ने ठोस रणनीति तैयार की है। ADG मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है कि बिहार STF ने 3000 नक्सलियों और 4000 कुख्यात अपराधियों का डोजियर तैयार किया है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अपराध के नेटवर्क को ध्वस्त करना और सोना लूट जैसी बड़ी वारदातों में शामिल गिरोह को खत्म करना है। दोस्तों, बिहार का एक ऐसा गांव जहां पर दरवाजे पर शराब तो मिलती है लेकिन आंगन में पीना जुर्म है। दरअसल बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा जौही गांव देश में अपनी अलग तरीके का अनोखा गांव है। इस गांव की खासियत यह है कि ये 2 राज्यों में विभाजित है, जिससे यहाँ
कानून भी बदल जाते हैं। गांव का आधा हिस्सा बिहार के बक्सर जिले में आता है जहां पर शराबबंदी लागू है, जबकि दूसरा आधा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पड़ता है जहां पर शराब बेचना और पीना कानूनी रूप से मान्य है। यह गांव की सबसे अनोखी बात यह है कि कई घर ऐसे हैं जो आधे बिहार में और आधे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जब किसी का मुख्य द्वार यूपी में खुलता है तो पीछे का दरवाजा बिहार में। यह गांव की गलियां भी दोनों राज्यों के बीच की सीमा रेखा का काम करती है। यह गांव में एक गली पार करते ही कानून बदल जाता है। जब बिहार वाले हिस्से में शराब पीना अपराध है, लेकिन यूपी की तरफ बस एक कदम बढ़ाते ही शराब खरीदना और पीने की आज़ादी मिल जाती है। ग्रामीणों के अनुसार बिहार पुलिस शराबबंदी के नियमों का पालन करवाने के लिए कड़ी नज़र रखती है, लेकिन यूपी की सीमा में पुलिस इस मामले में दखल नहीं देती है। यह गाँव में बिजली भी दो राज्यों से आती है। आधे गाँव को बिहार से बिजली मिलती है तो आधे को यूपी से। यही नहीं, किसी कानूनी विवाद की स्थिति में ग्रामीणों को यह तय करने में मुश्किल होता है कि मामला बिहार के थाने में दर्ज करवाया जाए या फिर यूपी के थाने में। जमीन विवाद भी अक्सर दो राज्यों के अलग अलग कानूनों की वजह से उलझ जाते हैं। वहीं पर जब भी गाँव के लोग इस अनोखी प्रशासनिक स्थिति से जूझ रहे हैं, या कई बार सरकारी योजनाओं और फिर सुविधाओं में भी भेदभाव महसूस किया जाता है। एक ही गांव में दो राज्यों के नियम लागू होने से शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर अन्य बुनियादी सेवाओं को लेकर भी ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे के बीच बुधवार को लोकसभा में बिल पेश किया और ये बिल पास भी हुआ। जब उन्होंने इस बिल का बचाव किया, कल उन्होंने कहा कि अगर 2014 में बीजेपी सत्ता में नहीं आई होती तो फिर पिछली कांग्रेस सरकार संसद और हवाई अड्डे की जमीन वक्फ को कर देती। किरेन रिजिजू ने साफ कहा है कि इस विधेयक का नाम बदल करके एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और फिर विकास विधेयक रखा जाएगा। इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय की भूमि या फिर मस्जिदों को छीनना नहीं है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, तो फिर हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? अगर मोदी सरकार मुसलमानों के लिए काम कर रही है तो फिर इसमें आपत्ति क्या है? ऐसे मामलों में धर्म और फिर जाति से ऊपर उठ करके देखना होगा। आज आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन सदियों तक इस बात को याद रखा जाएगा कि इसका विरोध किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने संसद में बताया है कि अब दावा करके किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अधिकार नहीं कर सकेगा। संशोधन बिल में से सेक्शन 40 को हटा दिया गया है। जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। सेक्शन 40 का इतना गलत इस्तेमाल किया गया कि लाखों की संख्या में वक्फ प्रॉपर्टी बढ़ गई। जब मस्जिद दरगाह छीनने का भ्रम फैलाया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों, बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने मंगलवार को बयान जारी करके तेजस्वी यादव को हवाई नेता बताया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के प्रश्नों का उत्तर भाजपा का एक कार्यकर्ता दे देगा। उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेजस्वी को बिहार का विकास देखना चाहिए। यदि वे दिन में हवाई मार्ग से बिहार का दौरा करेंगे तो फिर रेलवे लाइन की डबलिंग, 4 लेन, कन्वर्जन, फ्लाईओवर और फिर उच्च क्वालिटी की सड़कों की संख्या गिनते थक जाएंगे। जब शाम में हेलीकॉप्टर में घूमेंगे तो देखेंगे कि जो लोग लालटेन की रोशनी में जीने को विवश थे वे 8 पहर बिजली से घर रोशन किए हुए हैं। ऐसा एनडीए सरकार के अथक प्रयास से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार में पलायन एक बड़ा मुद्दा नहीं है। जब यहाँ भी मल्टीनेशनल कंपनियां खुल रही है और फिर बाहर के राज्यों के लोग नौकरी के लिए आ रहे हैं। लालू राबड़ी के राज में रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा के अभाव में लोग पलायन कर रहे थे। बिहार के लोगों में एनडीए सरकार को लेकर के जो विश्वास 2005 में पनपा था, उसमें तेजस्वी के 17 महीने की टॉप अप की सरकार से कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। जनता ने एनडीए में लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला रिचार्ज करवाया है। वहीं पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झूठ बोलने की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। जिनके माता पिता ने 15 वर्षों तक बिहार को लूट करके पूरी तरीके से खोखला कर दिया, वे अब 17 महीने का झूठा राग अलाप करके अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका ये प्रयास कभी भी सफल नहीं होगा। वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव और फिर बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में राज्य की जनता ने 17 महीने के कार्यकाल को लेकर के फैलाए जा रहे झूठ को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। दोस्तों,
दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए राजधानी पटना में पोस्टर पीक पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में पोस्टर के जरिए आरजेडी के शासनकाल में धार्मिक उन्माद से तनाव फैलाने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा गया है। जब पटना की सड़कों के किनारे लगे इस पोस्टर में एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है, जबकि दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है। पोस्टर में मोटे अक्षरों में लिखा गया है कि एकता की रोशनी, नफरत की हार, शांति और फिर सद्भाव का बिहार, अमन चैन की चले बयार जब नीतीश की है सरकार। ये पोस्टर किसने लगाए हैं, इसका जिक्र पोस्टर में नहीं किया गया है। इस पोस्टर में राजद के शासनकाल की कई घटनाओं का जिक्र किया गया है। इसमें लिखा गया है कि सासाराम में धार्मिक उन्माद फैलाया गया, परिणाम स्वरूप इसका यह हुआ कि दंगा भड़का। दोस्तों ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस अक्सर चालान काटती है, लेकिन अब तकनीकी बदलाव के चलते ट्रैफिक पुलिस मोबाइल फोन से फोटो लेकर के चालान नहीं काट सकेगी। ये निर्णय हाल ही में सरकार द्वारा लिया गया है। जब बिहार की ट्रैफिक पुलिस को अब मोबाइल फोन से चालान काटने की अनुमति नहीं है। ये आदेश अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किया गया है, जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस नियम का पालन करें। अब ट्रैफिक पुलिस को चालान काटने के लिए हैंड हेल्ड डिवाइस का उपयोग करना होगा। या इस उपकरण से फोटो खींचकर चालान जारी किया जाएगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा। जब पुलिस मुख्यालय में मोबाइल से चालान काटने की शिकायतें बढ़ रही थी, जब कई पुलिसकर्मी अवैध तरीके से मोबाइल से फोटो खींच कर के चालान कर रहे थे, जिससे ये निर्णय लिया गया है। दोस्तों बिहार सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है, जिसमें बिहार में हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी योजना शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में शुरू की गई इस पहल में जल संरक्षण और फिर हरियाली बढ़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति शामिल है। ये प्रयास बिहार को कार्बन मुक्त बनाने और फिर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उनकी लचीलापन बढ़ाने के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। यह इस दिशा में एक उल्लेखनीय कदम ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जल जीवन हरियाली योजना का कार्यान्वयन है। ये पहल जल संरक्षण और फिर हरित क्षेत्र के विस्तार पर केंद्रित है। दोस्तों बिहार से एक अजीब मामला सामने आया है। बिहार में एक पति ने अपनी ही पत्नी को बेच दिया। मामला पुलिस के पास पहुंचा। आपको बता दूं कि बिहार के पटना से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। एक युवक ने अपनी पत्नी को विदेश घुमाने के बहाने ले जाकर के उसके साथ ऐसा किया कि उसकी पत्नी के होश उड़ गए। ये घटना दीघा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार पटना की एक लड़की ने 2021 में शहबाज हसन नामक युवक से शादी की। शादी के समय उसे बताया गया था कि उसका पति विद्युत विभाग में काम करता है, यानी कि बिजली विभाग में। वहीं पर शादी के बाद पति का विदेश जाना हुआ, लेकिन जब वो ससुराल पहुंची तो फिर उसे पता चला कि उसका पति किसी एनजीओ में कार्यरत है। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसका पति कतर चला गया। लड़की ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि उसके पति ने 2021 में 29 अक्टूबर को उसे कतर बुलाया। वहीं पर कुछ समय बिताने के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद उसके पति ने उसे बेचने का निर्णय लिया। लड़की का आरोप है कि उसके पति ने उसे कतर के एक शेख को 10 लाख रुपए में बेच दिया। वहीं पर उसका पति उसको कतर में बेच करके छोड़ करके भारत लौट आया और उसे डाक के माध्यम से 3 तलाक भेज दिया। लड़की ने किसी सुरक्षा गार्ड की मदद से भारतीय दूतावास से संपर्क किया, जिसके बाद वे उसकी सहायता से भारत लौट सकी। वहीं पर भारत लौटने के बाद ससुराल वालों ने उसे अपनाने से मना कर दिया। इसके बाद लड़की ने अपने परिवार को अपनी आप बीती सुनाई और पति तथा ससुराल वालों के खिलाफ दीघा थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों बीपीएससी के जरिए शिक्षक भर्ती ट्राई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के मामले पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार एक बार फिर से बुधवार को पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। जब पत्रकार ने उनसे सप्लीमेंट्री एग्जाम रिजल्ट जारी करने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारे विभाग ने बीपीएससी को रेफर कर दिया है। अब बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ही तय करेगा कि इन लोगों का रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा। इसके बाद तुरंत बात को बदलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट सबसे पहले निकला। जब पोशाक योजना अगले 2 महीने में डीबीटी के माध्यम से दे देंगे। ये स्कूल में नया सेशन शुरू हो रहा है। क्लास 1 to क्लास 8 टेक्स्ट बुक 80% सप्लाई हो चुकी है और 8 से 10 दिनों में बाकी सप्लाई हो जाएगी। दोस्तों बिहार मदरसा बोर्ड रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड यानी कि बीएसटीएम ईबी से फोकनिया, वस्तानिया, मौलवी की परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड की ओर से रिजल्ट आज किसी भी समय जारी हो सकता है। यह रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इसके बाद छात्र रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करके परिणाम की जाँच कर सकेंगे। जब बीएसईबी की
ओर से रिजल्ट की घोषणा होते ही डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट bsmeb.org एवं bsmepatna.gv.com पर एक्टिव होगा, जहां आप दोनों ही साइट में से किसी का भी उपयोग करके परिणाम की जांच कर सकेंगे। जहां इसके साथ ही नतीजे जारी होते ही इस पेज पर भी डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। दोस्तों 3 अप्रैल को यानी कि आज बक्सर, कैमूर और रोहतास में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के भी आसार जताए हैं। इसके साथ ही इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। जब बिहार मौसम सेवा केंद्र के अनुसार कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, गया जिला के भागों में बहुत हल्की स्तर की वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही पूरे बिहार में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ मध्यम गति की पछुआ हवा चलने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में बांका, मुंगेर, भागलपुर, जमुई और खगड़िया में सामान्य से अधिक तापमान बने रहने की संभावना है। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक बिहार के अधिकतर क्षेत्र में तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होने की पूर्वानुमान जारी किया है। इधर मौसम विभाग पटना ने मार्च के मौसम की रिपोर्ट भी शेयर की है। इसके अनुसार मार्च में पूरे बिहार में 6 दिन वज्रपात हुआ है। मार्च में सामान्य से 54% कम बारिश हुई है। मार्च में बिहार का सबसे अधिक औसत अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस बक्सर में दर्ज किया गया। दोस्तों केंद्र की एनडीए की सरकार में शामिल जेडीयू ने लोकसभा में बुधवार को पेश वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। विधेयक पर जारी चर्चा में भाग लेते हुए पार्टी नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी के 20 साल के बिहार में शासन के दौरान मुसलमानों के हित में सबसे ज्यादा काम हुआ है, जहां उन्हें किसी से धर्मनिरपेक्षता के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वहीं पर जदयू नेता ललन सिंह ने कहा है कि वक्फ के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी है, जब वक्फ मुस्लिम संस्था नहीं है। वक्फ केवल एक ट्रस्ट है। वक्फ बोर्ड केवल एक प्रशासनिक और फिर विनियामक संस्था है। जब ट्रस्ट को चाहिए कि वे महिला और फिर पसमानंदा मुसलमान सहित सभी मुसलमानों के साथ अन्याय करें। उन्होंने कहा है कि विधेयक का विरोध 2 तरह से के लोग कर रहे हैं। एक वे जिन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है और दूसरा वे जिनका वक्फ संपत्तियों पर कब्जा है। मोदी सरकार वक्फ को लेकर के पारदर्शिता और फिर संपत्ति से होने वाली आमदनी बनाना चाहती है। जब जातिगत जनगणना पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने पसमानंदा मुसलमानों का मुद्दा उठाया और कहा कि पसमानंदा मुसलमानों की गणना भी होनी चाहिए। दोस्तों बिहार की एक आईपीएस ऑफिसर 22 साल की उम्र में आईपीएस ऑफिसर बनी, यानी कि 22 साल की उम्र में यूपीएससी निकाला और आज 28 साल की उम्र में इस्तीफा दे दिया। ये ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि आईपीएस काम्या मिश्रा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार कैडर की आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा के इस्तीफे को मंजूरी दे दी गई है। जब अगस्त 2024 में उन्होंने पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वे लंबी छुट्टी पर चली गई। अब राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अगस्त 2024 में दिए गए उनके इस्तीफे को मंजूरी नहीं दी गई थी, जब बल्कि अधिकारियों ने उन्हें नवंबर 2024 में 180 दिनों की छुट्टी दे दी। अब 27 मार्च 2025 को जारी एक नोटिफिकेशन में इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। 1 अप्रैल 2025 को इसकी जानकारी सामने आई है। जहां एक रिपोर्ट के मुताबिक काम्या मिश्रा मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ाई की है। 2019 में उन्होंने 172वीं रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा पास की थी, तब उनकी उम्र मात्र 22 साल थी। जब शुरू में उन्हें हिमाचल प्रदेश कैडर मिला, बाद में बिहार कैडर में ट्रांसफर कर दिया गया था। काम्या मिश्रा की आखिरी पोस्टिंग बिहार के दरभंगा में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी के पद पर थी। यहीं से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपने का फैसला किया। इससे पहले वे बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की दिन दहाड़े हत्या की जांच से जुड़ी रही। इस जांच में अपनी भूमिका के लिए ध्यान खींची थी। आपको बता दें कि काम्या मिश्रा के पति अवधेश सरोज दीक्षित भी बिहार कैडर के 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। दोनों ने राजस्थान के उदयपुर में शादी की थी। उनकी शादी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। दोस्तों बिहार में विकास की लहर केवल सड़कों और फिर पुलों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उठाए गए कदम अब स्पष्ट रूप से रंग ला रहे हैं। 2005 में जहां पर महिला शिक्षकों की संख्या मात्र 56,498 थी, वहीं पर 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर के 2,61,000 को पार कर गया है। जब बिहार की सरकारी स्कूलों में अभी हर दूसरी शिक्षक महिला है, जो इस बदलाव की गवाही दे रही है। नीतीश सरकार द्वारा
लागू की गई विभिन्न योजनाओं जैसे कि मुख्यमंत्री साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना और छात्रवृत्ति कार्यक्रम ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया है। जहाँ इन योजनाओं के प्रभाव से न केवल स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ी है बल्कि शिक्षण के क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। जहाँ ये परिवर्तन महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं पर 2005 में बिहार के सरकारी स्कूलों में महिला शिक्षकों की संख्या कुल शिक्षकों की तुलना में केवल 24% थी, लेकिन 2025 तक यह आंकड़ा 44.1% को पार कर गया है। इस बदलाव का अर्थ यह है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में हर दूसरे शिक्षक अब महिला है, जिससे शिक्षा के स्तर में भी सुधार देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बिहार में एक ऐसी जेल बनने जा रही है जिसका कल्पना से ही अपराधियों की रूह कांप जाएगी। जब बिहार की मौजूदा जेलों से अपराधियों की हरकतों से परेशान होकर के सरकार ने यह फैसला किया है। जब सरकार ऐसा हाई सिक्योरिटी जेल बनाने जा रही है जिसमें अपराधियों को कोई भी मौका हासिल नहीं होगा। जब बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसे कई आपराधिक मामले सामने आए हैं जिसमें बिहार की जेल में बंद अपराधियों की संलिप्तता रही है। जेल में बंद अपराधी किसी न किसी तरह बाहर मौजूद अपने गिरोह के लोगों से संपर्क साध लेते हैं और फिर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे देते हैं। जब कुंदन कृष्णन ने कहा कि ये समस्या सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई के भी मामले सामने आ चुके हैं। एडीजी हेडक्वार्टर ने कहा कि आपराधिक मामलों पर रोकथाम के लिए जेल में बंद अपराधियों पर भी लगाम लगाना जरूरी है। ऐसे में बिहार पुलिस और फिर राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा कि आपराधिक गिरोह के सरगनाओं और फिर कुख्यात अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बिहार में एक हाई सिक्योरिटी जेल बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जब बिहार पुलिस हाई सिक्योरिटी जेल बनाने का प्रस्ताव जल्द ही सरकार के गृह विभाग को सौंपने जा रही है। उम्मीद है कि सरकार से इसकी मंजूरी भी मिल जाएगी। दोस्तों, बिहार में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बिहार में इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। जहां राजद के नेता और फिर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के नीतीश की सरकार हमलावर है। जहां ऐसे में आंकड़े पर एनडीए नेताओं ने बहस करने की चुनौती को लेकर के सत्तारूढ़ जदयू ने कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव को घेर लिया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ग्लोबल थिंकर नीतीश कुमार अब मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी तेजस्वी यादव से बहस करेंगे। राजद नेता को इसका एहसास नहीं है कि बिहार किन मामलों में नंबर 1 है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार आज महिला स्वयं सहायता समूह के मामले में, पंचायती राज में महिला प्रतिनिधि में, महिला पुलिस बल में, जब मुख्यमंत्री साइकिल योजना के मामले में, बेटियों को सरकारी नौकरी देने के मामले में देश में नंबर 1 पर है। लेकिन ये सब उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं पर इस दौरान तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई और फिर राजनीति में फेल हो गए, अब जब आपका ज्ञान कम है तो फिर हम आपको संभाल लेंगे। नीतीश कुमार इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के कई ऐसी बातें कही है। जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, कल लोकसभा में वक्फ बिल संशोधन पेश किया गया। जहां ये बिल कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे समय दिया था। इसमें एनडीए के 4 घंटे 40 मिनट दिए गए, बाकी वक्त विपक्ष को मिला। अमित शाह ने लोकसभा में बोला है कि अगर परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना है तो फिर कमेटी काहे को लिए हैं भाई। हम कांग्रेस जैसी कमेटी नहीं है, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है जो चर्चा करती है, विचार करती है और फिर परिवर्तन करती है। वहीं पर लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि दिल्ली में 1970 से चल रहा एक मामला सीजीओ कॉम्प्लेक्स और फिर संसद भवन समेत कई संपत्तियों से जुड़ा है। जब दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति बताया था जब मामला कोर्ट में था, लेकिन उस समय यूपीए सरकार ने 123 संपत्तियों को गैर अधिसूचित करके वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था। अगर हमने आज ये संशोधन पेश नहीं किया होता तो फिर हम जिस संसद भवन में बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। अगर पीएम मोदी सरकार सत्ता में नहीं आती तो फिर कई संपत्तियां गैर अधिसूचित हो गई होती। वहीं पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों सदनों के संयुक्त समिति में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई है, वह भारत के संसदीय इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई है। जब मैं संयुक्त समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद और बधाई देता हूं। अब तक विभिन्न समुदाय के राज्य धारकों के कुल 284 प्रतिनिधि मंडलों ने समिति के समक्ष अपने विचार और फिर सुझाव प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों,
दोस्तों बिहार में सरकारी भूमि पर, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को समाप्त करने के लिए बिहार सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत चल रहे सर्वे कार्य अब तेजी से पकड़ चुका है और इसके माध्यम से सरकारी जमीन की पहचान और फिर अवैध कब्जे की स्थिति की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके बाद सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों से भूमि वापस यानी कि जमीन वापस ली जाएगी और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर्वे के दौरान सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसे अपनी निजी जमीन समझता है तो उसे किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया है कि गैर मजरूआ आम जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका मालिकाना हक हमेशा सरकार के पास रहेगा। यदि किसी ने ऐसी जमीन पर कब्जा किया है तो फिर उसे तत्काल खाली करना पड़ेगा। वहीं पर सभी गाँव में सरकारी जमीन को चिन्हित किया जा रहा है और उसकी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेजी जा रही है। इस प्रक्रिया में अंचल कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रत्येक गाँव के सरकारी जमीन का विवरण तैयार किया जा रहा है। दोस्तों प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से बड़ी अपील की है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वक्फ बिल पास हुआ तो मुसलमान जेडीयू के साथ मुसलमान छोड़ दें। जब उन्होंने जेडीयू के मुसलमान नेताओं से कहा है कि अगर ये बिल संसद से पारित हो जाता है तो उन्हें नीतीश कुमार का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की वजह से ही 2015 में नीतीश कुमार बिहार का चुनाव जीत करके सीएम बने थे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर मुस्लिम नहीं होते तो फिर नीतीश की राजनीति खत्म हो जाती। जब प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में वक्फ बिल को लेकर के जेडीयू पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अगर ये बिल संसद से पारित होता है तो फिर बीजेपी से ज्यादा नीतीश कुमार की पार्टी इसके लिए जिम्मेदार होगी। नीतीश के सांसदों को सदन में इस बिल पर वोट नहीं करना चाहिए। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं को भी अपने सांसदों से ये अपील करनी चाहिए कि वे वक्फ बिल के खिलाफ वोट करें। दोस्तों कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल पास हुआ तो जान दे देंगे। ये कहना है किशनगंज विधायक इजहारुल हुसैन साहब का। किशनगंज से कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन साहब ने ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वक्फ बिल पास हुआ तो जान दे देंगे। आपको बता दो कि किशनगंज कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन ने वक्फ संशोधन विधेयक 2020 का जम करके विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ये बिल किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे। विधायक ने आरोप लगाया है कि सरकार अल्पसंख्यकों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। वक्फ संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है, इससे होने वाला फायदा गरीबों में बांटा जाता है। उन्होंने कहा है कि यदि ये बिल पास हुआ तो अपनी जान दे देंगे। किशनगंज विधायक इजहारुल हुसैन ने चेतावनी दी है कि बिल को रोकने के लिए किशनगंज से लेकर के सदन तक जाना पड़ा तो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ये कानून जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ये विरोध सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। अगर ये बिल पास हुआ तो मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। वहीं पर विधायक ने कहा है कि सरकार के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। जब विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए एक ऐसे विवादास्पद मुद्दे उठाए जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया है कि पहले किसान बिल का भी विरोध हुआ था और उसे वापस नहीं होने दिया गया था। इजहारुल हुसैन ने कहा है कि वह जायदाद है जो किसी को दान की जाती है। जब सरकार अब अल्लाह की जायदाद पर नजर डाल रही है, ये हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ी तो जान दे देंगे। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी सरकार किसान विरोधी बिल लेकर आई थी लेकिन उसको वापस लेना पड़ा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों किशनगंज के ठाकुरगंज में एआईएमआईएम सीमांचल संगठन प्रभारी गुलाम हसनैन साहब द्वारा आयोजित ईद मिलन समारोह ऐतिहासिक साबित हुआ है। इस भव्य आयोजन में एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह अमोड़ विधायक अख्तरुल ईमान साहब समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। आपको बता दो कि गुलाम हसनैन साहब ने सीमांचल की सियासत में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, जहां उनकी नेतृत्व क्षमता और फिर समर्पण का नतीजा है कि 5000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ इस आयोजन में उमड़ पड़ी। खास बात यह रही कि हजारों की संख्या में हिंदू भाइयों ने भी शिरकत करके गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की है। वहीं पर इस अवसर में एआईएमआईएम जिला महासचिव राहिल अख्तर की भूमिका भी अहम रही, जब उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी ताकत झोंक दी। राहिल अख्तर पार्टी के कर्मठ और संघर्षशील नेता है, जो हमेशा सीमांचल के विकास और फिर गरीबों की आवाज उठाने के लिए सक्रिय रहते हैं। वहीं पर गुलाम हसनैन और फिर राहिल अख्तर की जोड़ी ने सीमांचल में एआईएमआईएम को मजबूत करने का संकल्प लिया है। जब गुलाम हसनैन की मेहनत और कड़ी मशक्कत से एआईएमआईएम पार्टी ठाकुरगंज के गांव-गांव तक पहुंच रही है और जनता का विश्वास जीत रही है। आपको बता दें कि गुलाम हसनैन साहब ने अपने संबोधन में कहा कि मैं पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहा हूं। अगर पार्टी मुझ पर भरोसा जताती है तो फिर मैं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा। मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी एक छोटी सी दावत को इतना भव्य बना दिया और मेरी हौसला अफजाई की। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ये आयोजन कोई राजनीतिक सभा
नहीं थी, बल्कि आपसी भाईचारे और सौहार्द को मजबूत करने का एक जरिया था। वहीं पर गुलाम हसनैन साहब के इस आयोजन में हिंदू भाइयों की भारी संख्या में उपस्थिति ये साबित करती है कि वे सिर्फ एक समुदाय के नहीं बल्कि पूरे सीमांचल की आवाज बन चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद सीमांचल को विकास की राह पर आगे ले जाना है। हमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर के अपने समाज और फिर क्षेत्र के लिए काम करना होगा। वहीं पर कार्यक्रम में उपस्थित AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ बिल सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि सभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक साजिश है, जो ये संविधान के मूल अधिकारों पर हमला है। सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने महंगाई और फिर गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर भी सरकार की आलोचना की है और कहा है कि देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए इस बिल का विरोध जरूरी है। वहीं पर AIMIM जिला महासचिव राहिल अख्तर और सीमांचल प्रभारी गुलाम हसनैन ने कहा कि ये कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया था। अब सवाल है कि क्या गुलाम हसनैन साहब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? तो आपको बता दूं कि कार्यक्रम के दौरान जब उनसे चुनाव लड़ने को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूं। पार्टी का हर फैसला मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर पार्टी और फिर जनता चाहती है तो फिर मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और सीमांचल की आवाज को और बुलंद करूंगा। वहीं पर गुलाम हसनैन साहब और राहिल अख्तर की जोड़ी सीमांचल की राजनीति में नए बदलाव की लहर लेकर के आई है। दोनों नेता AIMIM को मजबूत करने और जनता की आवाज बनने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जी हां, AIMIM के इस कार्यक्रम ने सीमांचल की राजनीति में हलचल मचा दी है। जब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुलाम हसनैन साहब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सीमांचल की राजनीति में AIMIM को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। ये आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन जहां तक अभी देखा जा रहा है कि गुलाम हसनैन साहब पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं ठाकुरगंज विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।